मेट्रो एनकाउंटर के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में अ, विशेष रूप से जिन्हें हमने आमंत्रित किया है, एक जाना पहचाना चेहरा है श्री रमेश चंद्र जी। रमेश चंद्र जी भारत सरकार के कई देशों में राजदूत रहे हैं और कैडेट डिप्लोमेट हैं, और अपनी रिटायरमेंट के बाद भी ये समाज के प्रति समर्पित हैं और सोशल इक्वालिटी के लिए और राजनीतिक पर्यवेक्षक के रूप में भी इनका अच्छा खासा स्थान है। और रमेश जी अभी हाल ही में जो स्वामी नारायण संप्रदाय है, उनकी तरफ से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो विभिन्न विषयों पे रखी गई थी 5 दिन के लिए, उसमें से एक दिन था रोल ऑफ सेंट्स इन एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। और उसमें से अभी हाल ही में जो पार्टिसिपेट करके लौटे हैं, और वहाँ देश के जाने माने लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये बताना मैं विशेष समझूंगा। और रमेश जी, आपका स्वागत है। मेट्रो एनकाउंटर के दर्शकों से रूबरू कराते हुए हम आपका स्वागत करते हैं। रमेश जी, जैसे मैंने अभी कहा कि आप हाल ही में अहमदाबाद में ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भाग लेके लौटे हैं, तो थोड़ा सा पहले हमारे दर्शकों को इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं और इसका उद्देश्य बताएं कि क्या था। जी, ये कॉन्फ्रेंस अभी अहमदाबाद में दिसंबर 21 को हुई जी। इसके संयोजन जो था स्वामी नारायण रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली ने मिलके किया था गुजरात यूनिवर्सिटी से और गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर से। अहमदाबाद में इसलिए थी कि ये सेंटनरी है, स्वामी प्रमुख स्वामी महाराज जी की सेंटनरी मना रहे हैं। तो वहाँ उन्होंने पूरे का पूरा अहमदाबाद में एक 600 एकड़ में एक टाउनशिप बनाया है। उस टाउनशिप के अंदर ही ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस टाउनशिप का उद्घाटन भी 14 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया। जी। तो उसी सिलसिले में उन्होंने बहुत से एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस एंड इवेंट्स रखे हैं। उसमें से एक ये था द रोल ऑफ सेंट्स इन द एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो मुझे भी उसमें बुलाया गया। बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें बहुत से वाइस चांसलर थे, बहुत से सियासी लोग बड़े हाई कैलिबर के, कुछ एमपी, कुछ दूसरे इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिक्स उसमें हिस्सा लिया। सारा दिन सेशन चले, अलग अलग सेशन चले, और इस सब्जेक्ट पे, इस थीम पे बातचीत हुई। बहुत ही उपयोगी भी थी और बहुत ही हाई कैलिबर की डेलिब्रेशंस हुई, जिससे मेरे ख्याल समाज को काफ़ी फ़ायदा होगा। रमेश जी, इस कॉन्फ्रेंस का जैसे आपने ये बताया कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, ये जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, अनुसूचित जातीय वर्ग जो हमारे भारत का, उनके सशक्तिकरण में संतों की क्या भूमिका है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये संतों की अब तक जो भूमिका है उसके ऊपर था, या आज संतों की जो पीढ़ी है उनकी जिम्मेवारी तय करने के लिए था। मतलब इस सम्मेलन का जो है वो मूल उद्देश्य क्या था। हाँ, सब्जेक्ट से तो ऐसा जैसे लगता ही है कि हमारे प्राचीन काल में वैदिक टाइम से लेकर के बुद्धा तक, बुद्धा से लेकर आगे मेडिवल भक्ति मूवमेंट तक, रूस से आगे आज तक के कंटेम्प्रेरी सेंट्स, और हम तो उसको आगे भी ले गए कि जो कंटेम्प्रेरी सेंट्स अब जिन्होंने अभी हमारा सिस्टम बनाया है वो भी हमारे लिए सेंट ही हैं। मगर वहाँ जब ये सब्जेक्ट था कि सेंट्स का, एक स्पिरिचुअल लोगों का इसमें क्या योगदान रहा कि यहाँ के समाज में जो कुरीतियाँ आ गई हैं कास्ट सिस्टम जैसी, उनको कैसे दूर किया जाए। मगर फाइनली फ्रैंकली स्पीकिंग वहाँ जो फ्लेवर था कॉन्फ्रेंस का, उसमें ये एहसास महसूस हुआ लगा कि आज के ज़माने में कंटेम्प्रेरी सेंस में ही चाहते हैं कि वो आगे पिछले सेंस ने जो किया तो किया, अब क्या कर रहे हैं और क्या करने की ज़रूरत है। इस
प्लेटफॉर्म पे मतलब आ आप ये आप एक आभास, एक ऐसा एहसास लेके आए हैं कि जैसे हमारी हिस्ट्री में बात बुद्ध की आती है, जी हमारी हिस्ट्री में बात गुरु नानक की आती है, जी और मॉडर्न एज में जाए तो महात्मा फुले जी की जी, आती है, जी, डॉक्टर जी। B.R. अम्बेडकर साहब की आती है। हम्म, तो आपको लगता है कि पुनः हम, हमारे जो संत हैं खास तौर पे, वो देश की सरकारों को, देश की राजनीतिक पार्टियों को ये एक मार्गदर्शन करना चाहते हैं हम्म, कि हमें वहीं लौटना होगा, बिल्कुल तभी बिल्कुल। हम एक अच्छा समाज। मेरे ख्याल उनकी इंटेंशन भी यही थी, मगर वो क्योंकि स्वामी नारायण से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने उसको एक शुरू किया उससे। मगर मेरे ख्याल उनकी सोच भी यही थी कि आज क्या हो रहा है, आज क्या होना चाहिए, इस जो डाउन ट्रॉडन्स हैं, जहाँ डिप्रेस्ड, जहाँ ऑप्रेस्ड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको कैसे जोड़ा जाए। मेरे ख्याल इरादा उनका भी यही था, क्योंकि मुझे वहाँ बैठे बैठे भी महसूस हुआ था, अभी बात करते करते महसूस हुआ है कि शायद ये उनके दिमाग के पीछे जिन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया था कि एक शेर है जैसे अल्लामा इकबाल का कि देख क्या कुछ हो रहा है, देख होने क्या कुछ वाला हो है। रहा इधर अब के जमाने में देख देख क्या कुछ हो रहा है, होने वाला है, भला रखा क्या है अहद कुहन की दास्तानों में। अहद कुहन पुराने जमाने की बातें बहुत अच्छे थे, हाँ। या बहुत अच्छे थे कि जब आज थे की जो- बात, आज की बात आज की बात कर। मेरे ख्याल ये एहसास उस कॉन्फ्रेंस से मुझे मिला कि जो ऑर्गेनाइजर थे वो चाहते थे कि इस सब्जेक्ट को ही बनाया जाए, इस सब्जेक्ट को कि सेंट्स का एक डायरेक्शन लेके, क्यों लेके कि आज क्या करना चाहिए समाज को जोड़ने के लिए, समाज के साथ, मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी के साथ। मैं ऐसा सोचा है। अच्छा रमेश जी, बात जब अब हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध से शुरू होती है, कहते हैं महात्मा बुद्ध की जो रिफॉर्म्स हैं जी। उसको एक कर्म थ्योरी से कहते हैं कि थोड़ा दूर चले गए, जी लेकिन एक सामाजिक समानता की बात भी बुद्धिज्म में की। स्पष्ट आई। जी शायद इसी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर जी, ने बिल्कुल इस देश के कई धर्म जो हैं, बिल्कुल। इस मिट्टी से पैदा हुए कई धर्मों को बिल्कुल, नजरअंदाज करके बिल्कुल बुद्ध को एक धर्म के रूप में बिल्कुल अख्तियार ये- किया हाँ, था। हाँ, तो बुद्ध से शुरू होके जब जब बुद्ध की बात होती है तो फिर उस बुद्ध को, बुद्ध की शिक्षाओं से थोड़ा सा मार्ग बदलते हुए शंकराचार्यों के का एक साक्षात्कार की बात जी आती है। जी इसके बाद फिर देर बाद मतलब गुरु नानक आते हैं। जी। गुरु नानक भी सर्वे भवन्तु सुखना की जो वैदिक, जैसे आपने जिक्र जी। किया था, वैदिक फिलॉसफी की बात करते हुए एक पिता एकस के हम बारे, बारक, जो वसुदेव कुटुंबकम, हाँ, यानी कि उन्होंने रीइंटरप्रेटेट गुरु नानक ने मॉडर्न एज में आगे किया। बहुत लंबी बात नहीं है, 500 साल, 550 साल के करीब की बात है। बिल्कुल। और फिर जब हम बिल्कुल मॉडर्न एज में चले जाते हैं, जब हमारा देश भारत आज़ाद होता है, बड़ी लंबी गुलामी से निकलता है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे अवतरित पुरुष, मैं कहता हूँ डॉक्टर जी अम्बेडकर को, जी क्योंकि ऐसे विरले पुरुष जो होते हैं वो अवतरित ही होते हैं। बिल्कुल तो B.R. अम्बेडकर साहब की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में ये बात, सोशल इक्वालिटी है, उसको लाने के लिए एक अच्छे प्रावधान रखे। जी जी और इन प्रावधानों को लेके चलते हुए भी आज हमारा देश जो है वो 70 प्लस जो हमारे ईयर्स हैं उसमें हम आ पहुंचे हैं, और हम विश्व गुरु बनने की तरफ तेजी से मौजूदा सरकार की जो व्यवस्था में जो दावे हैं उसमें से गुजर रहे हैं कि हम बहुत, और ये दिखने में भी आ रहा है कि दुनिया अब भारत की तरफ जी देख रही है। तो ऐसे में जब दुनिया भारत की तरफ देख रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सोशल इक्वालिटी के प्रावधान जो हैं एक लंबे समय से दिए हुए हैं, लेकिन आज इसके बावजूद जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं तो ऐसा क्यों है कि हमें उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, पंजाब में भी देखने को मिलती हैं जहां गुरु नानक हुए हैं, बुद्ध की धरती बिहार में भी दिखती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह इफेक्टिवली क्या लागू नहीं कर पाया जा सका? क्या प्रॉब्लम, क्या समझते हैं आप उसमें? हाँ, ये बहुत अच्छी बात जो हमने कही। असल में ये एक जैसे कॉन्फ्रेंस की बात की, जैसे उनका वो सेंट्स की बात हुई, मगर अब आ गई मॉडर्न बात पे। आपने सवाल उठाया, मैं बताऊँ डॉक्टर अम्बेडकर, वहाँ ये बात चली, मैंने ही कहा कि मैंने कहा डॉक्टर अम्बेडकर खुद स्पिरिचुअल थे। जी, कुछ लोग इस बात को बुरा मानते हैं, जो खुद खास करके जो न्यू बुद्धिस्ट, जो उनको आपके फॉलो करने वाले, वो नहीं मानते, वो नहीं, वो खुद स्पिरिचुअल थे। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी की बातें कही गई हैं, उन्होंने कहा कि ये मैं किसी रेवोल्यूशन से नहीं ली, मैंने किसी फ्रेंच रेवोल्यूशन या और किसी पॉलिटिकल थ्योरी से नहीं ली। अम्बेडकर ने कहा जी, जी।
ये कॉन्सेप्ट मैंने लॉर्ड बुद्धा से लिए। अपने ये अम्बेडकर ने खुद कहा। अपने देश की जो हाँ, सोच है उस अपनी धरती से सोच, लिए। हाँ, उसने कहा कि मैं ये पॉलिटिकल थ्योरी तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर जो वैदिक फिलॉसफी है उसका एक तरह से उसके करीब जाते हैं। इंडियन फिलॉसफी पे तो उनका पूरा यकीन था ही। ये देखो, कुरीतियां आ गई, कुछ और हो गई, सामाजिक कुरीतियां आ जाती हैं, वो और बातें हैं। अच्छा, इसी तरह से जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और सबसे बड़ी बात जो अम्बेडकर ने करी, जो कि यूनिक बात थी, कि ये इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया वर्ड है जो कि इस थ्योरी में नहीं, कहीं पॉलिटिकल थ्योरी में नहीं है, फ्रेटर्निटी। यस, एक नया शब्द डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐड किया कि इससे ये सोशल इक्वालिटी मजबूत बनेगी। अच्छा, ये बातें वहाँ हुई सारी, और ये बहुत अच्छी बात वहाँ हुई। उस कॉन्फ्रेंस की बात में रेलेवेंस में कहता हूँ कि वहाँ ये महसूस किया गया कि इतने 75 साल होने के बाद भी हम बहुत सही मानों में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। देखो, एक चिंता और एहसास हो जाना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया, ये एक अच्छी बिगिनिंग भी है। नहीं हुई, सही बात है, मगर ये भी सच है कि सोशल रेवोल्यूशन के लिए, सोशल चेंज के लिए, जो कि सदियों से एक कुरीतियाँ आ गई हैं, उनको हटाने के लिए समय लगता है, माइंडसेट बदलने के लिए समय लगता है, और समय वो लग रहा है, हालांकि लगना नहीं चाहिए इतना। और मैं जो कह रहा हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस के ये एक अच्छी बिगिनिंग है कि जब ये सोचना शुरू कर दें स्पिरिचुअल लोग, जो कि हमारे समाज को एक स्पिरिचुअल डायरेक्शन देने वाले लोग हैं, जहाँ एक पॉलिटिकल सोच देने वाले लोग हैं, जहाँ एक इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जब ये सोचना शुरू कर दें कि अब तक हुआ क्यों नहीं, जब ये सोचना शुरू हो गया कि अब करना क्या है, करना चाहिए, तो मेरे ख्याल ये अच्छी बिगनिंग है। हुआ नहीं, अभी होना चाहिए। जब देखिए, हम जब समाज, हालांकि सरकार को भी समाज ही चुनता है, वही समाज चुनता है। जैसा कहते हैं कि समाज, जैसे समाज होता है वैसी सत्ता होती है। हाँ। यानी कि हमारे प्रतिनिधि वही होंगे, हाँ, जो हम होंगे, जैसी सोच हमारी होगी, क्योंकि वो आईना होते हैं हमारे। तो आज जब हम, जैसे आप जिस कॉन्फ्रेंस से लौटे हैं उसमें सेंट्स की जिम्मेवारी तय करने की बात हुई, हाँ, लेकिन आज हम जब अवेलेबल सेंट्स की बात करते हैं हमारे देश में, क्योंकि ये तो संतों का देश है, और संत हमेशा पार लगाते हैं जी। बात उनके मंचों से भी हमेशा इक्वालिटी की होती है, लेकिन अब हम अगर ज्यादा गौर से देखें तो हमें आज भी कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि ये हिंदू संत हैं, ये रविदासिया संत हैं, ये कबीर पंथी संत हैं, ये गुरु नानक पंथी संत हैं। और जब ये आइडेंटिटीज अलग अलग, जब हम कास्ट बेस्ड जो है आइडेंटिटी संतों की भी हो जाती है, और फिर संत का जो साधारण आदमी अर्थ समझता है, उसका मतलब होता है कि जो हमेशा अंत के साथ रहता है, जो अंत को याद रखता है। स अंत जब संधि होती है तो स अंत के साथ वो संत है। और संतों की एक जो, जिन संतों की बात आपने उस कॉन्फ्रेंस में की, वो त्याग के प्रतीक लोग होंगे। लेकिन आज कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि हमारे संत जो हैं वो त्याग के उतने करीब नहीं देखते। तो ऐसे माहौल में आप कैसे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि ये बदलाव संत लाएंगे? हाँ, ये ठीक है, संत एक हिस्सा है, संत भी समाज का ही हिस्सा है जी। जैसे पुराने मेडिवल टाइम में गुरु रविदास हुए, उन्होंने, हम आज जिस बात की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कह रविदास खलास जमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा, जो मेरा को सिटीजन है वो मेरा मित्र है। ये तो गुरु रविदास ने खुद ही कहा। अच्छा, सेंट्स ने एक डायरेक्शन दे दिया। अब आज के मॉडर्न सेंट्स हैं, डॉक्टर अम्बेडकर हुए, स्वामी नारायण हुए, जहाँ फूले हुए, और भी बड़े सेंट हैं, हाँ, श्री रविशंकर की बात की जा सकती है। रविशंकर हुए, जो भी आजकल आज के सेंट्स हैं, उनको एक, क्योंकि हमारा एक सिस्टम ही ऐसा अपने हिंदुस्तान का, इंडिया का, कि जो लोग रिलीजियस परमात्मा से डरने वाले लोग हैं, भावना मानते हैं, कि एक ट्रेडिशन को मानने वाले लोग हैं, प्राचीन ट्रेडिशन को, पुरानी ट्रेडिशन, तो संतों की बातें लोग सुनते हैं। मगर आपने सही कहा कि
हमारे समाज में एक ऐसी कुरीतियां थी भी, आ भी रही हैं, मगर संतों का रोल तो रहेगा, मगर इनको भी संतों को भी एक धर्म की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव व्याख्या के साथ चलना होगा, ना कि ये इधर उधर की उन्हें बुद्ध की और गुरु नानक की हाँ। फिलॉसफी के सिर्फ पैरोकार नहीं बनना होगा, हाँ, उसको अमल में अमल में लाके लाना है। जनता को दिखाना होगा बिल्कुल। कि ऐसा हमने सोशल हाँ, इक्वालिटी मेरे खड़ी कल करनी बिगनिंग है। शुरू हो गई है, जो मुझे आज महसूस हुआ। अगर स्वामी नारायण जैसे, स्वामी नारायण महाप्रमुख जैसी संस्थान जो हैं आगे आए, उसके साथ सियासी लोग भी जुड़े, उसके साथ एकेडमिक इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग भी जुड़े, तो समाज के लिए एक डायरेक्शन तो बनेगा, और तभी हम विश्वगुरु बन सकते हैं। वहाँ विजय तरुण बड़े अच्छे लोग हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, जी, जी। उन्होंने एक बात बहुत साफ सुथरी कही कि भारत भारत नहीं रह बनेगा, भारत भारत नहीं रह सकता जब तक हम यहाँ पे समता नहीं लाते, एक बराबरी नहीं लाते, समाज को एक समतल नहीं बनाते। ये पूरी बात उन्होंने खुल के कही, बहुत अच्छी लगी कि एक तरफ साधु समाज, एक तरफ संत समाज जुड़े, दूसरी तरफ सियासी लोग जुड़े, जो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं वो जुड़े, तो फिर कुछ हो सकता है, ताकि उसकी विजिबिलिटी भी आए और काम होता हुआ दिखे। तो जी, एक आपने अभी इसमें जो पक्ष जोड़ा तरुण विजय जी का संदर्भ देकर, जी, आपने कहा कि सियासतदान भी जुड़े, लेकिन अगर हम आज प्रेजेंट सियासत की बात करें, आज के वर्तमान की सियासत की बात करें, तो आज की सियासत लगभग दिखती जो है वो कास्ट बेस्ड दिखती है। आप देखिए, देश के बड़े बड़े जो सत्ता में भी हैं, जो विपक्ष में भी जो दल हैं, उनके जो उन्होंने अपने मोर्चे सेल तक कास्ट बेस्ड बनाए हुए। जी जी जी। तो ऐसी स्थिति में जब हम ये आश करते हो कि ये आशा करते हो कि सब लोग मिलके ये करेंगे, तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल भी राइट टू इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट की बात करता है, तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टियों के भीतर जो इस प्रकार के कास्ट बेस्ड मोर्चे बनने, स्वर्ण जाति, दूसरी जाति, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने के बावजूद जो है, ये पॉलिटिकल पार्टियों में ये बात स्टैंड क्यों कर रही है? क्या आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा? नहीं किया जा रहा। असल में कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, मगर अम्बेडकर ने पर्सनली जवानी क्या कहा, उन्हें कहा कि ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर रहे हैं जी, कर दी है, बट और एक रिच डेमोक्रेसी उन्होंने कहा कि अनलेस एंड अनटिल we transform this political democracy into social and economic democracy, this democracy has no meaning. इसका मतलब यह है कि आज 75 साल बाद उसकी कल्पना डॉक्टर अंबेडकर साहब ने की थी, वो डेमोक्रेसी अभी तक स्थापित नहीं है। जब तक सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं पैदा हो जाती, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं। ये सच्ची बात है। द सूनर द बेटर हम इस बात को समझ जाएं, हमारी लीडरशिप समझ जाए, हमारी सोशल लीडरशिप भी, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी, हमारी स्पिरिचुअल लीडरशिप भी समझ जाए, समाज एक समरसता से आगे बढ़े। देखिए, हमारी खुशकिस्मती रमेश जी ये है कि हम उस धरती के लोग हैं। खास तौर पे अगर हम भारत के भीतर भी, हम अगर अपने जिस क्षेत्र में हम हैं, जहाँ रह रहे हैं, पंजाब की बात करते हैं, जहाँ वेद रचे गए हैं, जहाँ रामायण रची गई है, वाल्मीकि भगवान ने रामायण रची है, जहाँ गुरु नानक की वाणी रची गई है, गुरुओं की रविदास महाराज ने आके यहाँ दुनिया को समानता का संदेश दिया है, तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि मनुस्मृति को लेकर बार बार एक बात होती है। मनुस्मृति के जो पक्षधर वो कहते हैं कि वो कर्म आधारित थी, जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये जन्मजात से थी। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं बार बार आपको सुनता हूं, तो आप अल्टीमेटली कहते हैं कि जब तक आप डॉक्टर अम्बेडकर के उस कल्पना को नहीं तय करेंगे, तब तक वो भारत, जैसे आपने तरुण विजय जी की बात की कि जो भारत वो था वो भारत नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है कि आपने साथ ही ये कहा कि जो सेंट्स की ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है कि उनकी खास तौर मैं शेड्यूल का समझ उसमें से निकाल देना चाहता हूँ कि समाज की जो सशक्तिकरण है, भारतीय समाज का जो सशक्तिकरण है, वो तभी हो सकेगा। आपने शुरू में कहा था जब हम पिछली बातों को छोड़ेंगे। तो मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आपने अल्लामा इकबाल की भी बात की थी कि पिछली बातें छोड़ेंगे तो आ जाएंगे, तो हमें ये सब जो बुरी बातें हैं, अगर या ऐसी कुछ बातें हैं
उनको छोड़ते हुए हम अगर आज के संदर्भ में आकर अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करें, अपने भारत को अच्छा बनाएं, तो मैं आपसे चाहूंगा कि जाते जाते दर्शकों को एक तो ये जो शेर है अल्लामा इकबाल का वो दोबारा हाँ। बताएं, और एक संदेश जो आपके मन में है कि ये भारत कैसे वो भारत बनेगा, हाँ। उसके साथ हम विदा लेंगे। उस कॉन्फ्रेंस का मैसेज दो लफ्जों में ये था कि जो समरसता एंड एम्पावरमेंट दोनों पर्यायवाची हैं। अगर समरसता लानी है तो एम्पावरमेंट करनी पड़ेगी, एम्पावरमेंट करने के बाद ही समरसता होगी। एक ये पूरा वहां एक कंक्लूजन मैंने निकाला। बाकी कंक्लूड करने के लिए मैं फिर से अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाता हूं, जो कि मैंने उस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड करते हुए भी मैंने आपके ब्लॉग में पढ़ा, एक बार हाँ। दर्शकों से भी रूबरू हाँ। होइए प्लीज। कि आ गैरियत के पर्दे, एक उसमें एक ये शेर है, उसी कविता का पूरा नाम है शिवालय जी। उसमें से एक ये स्टैंजा है, आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें, सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक नया शिवालय इस देश में बना दें, दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीर्थ, दामाने आसमां से इसका कलश मिला दें। ये मैसेज है। जैसे मैं कह रहा था कि इंडिया को इंडिया बनना है सही मानों में, भारत बनना है सही मानों में, जिसमें सारे हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशन का समावेश होगा और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात होगी, तो एम्पावरमेंट और समरसता को लाना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनिमस हैं एक दूसरे के। अगर एम्पावरमेंट आएगा तो समरसता आएगी, समरसता आएगी तो एम्पावरमेंट भी होगा। ये सब चीजें हैं। नहीं, अल्लामा इकबाल साहब का एक बार बात आप शुरू करें। अल्लामा इकबाल साहब का मैंने वहां जो कॉन्फ्रेंस है वहां भी कंक्लूड करते हुए, हालांकि ये मेरे रिटन टेक्स्ट में नहीं था, डिविएट करते हुए मैंने इसे शेर सुनाया, क्योंकि उसका फ्लेवर कॉन्फ्रेंस का ऐसा था कि आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें, सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक नया शिवालय इस देश में बना दें, दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीर्थ, दामाने आसमां से इसका कलश मिला दें। तो ये रमेश जी बहुत अच्छा आपने हम इस अल्लामा इकबाल साहब की इस कविता से संपन्न करने जा रहे हैं। तो प्यारे दर्शकों की इस बारे भारतवासियों, आइए हम ये जो गैरत के पर्दे उठाकर जो है वो दुनिया के तीरथ से ऊंचा एक शिवालय खड़ा करें। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमेश जी, आप जैसे जो नए साल की मुबारक भी, और अभी और आने वाला समय हमारे लिए सबका अच्छा हो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही शख्सियत को लेकर जो समाज की सोचती है, देश की सोचती है और दुनिया की सोचती है। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपको अलविदा। राकेश शांतिदूत और मेरे साथ हमारे कैमरा पर्सन पीयूष भाटिया के साथ धन्यवाद।